dear students, Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. The topic which we are going to discuss is an other requirements elicitation technique that is known as requirements workshop. तो इससे पहले जो हमने रिक्वायरमेंट्स की एलिसिटेशन की टेक्निक थी वो हमने डिस्कस की थी जिसका नाम था इंटरव्यूज़. आज हम दूसरी टेक्निक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिक्वायरमेंट्स वर्कशॉप. इस तरह और भी बहुत सारी टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं जो रिक्वायरमेंट्स की एलिसिटेशन के लिए यूज़ होती हैं. और अब आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि एलिसिटेशन क्या होती है. एलिसिटेशन रिक्वायरमेंट्स की स्टेज में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद जो है आप लेटर उसमें फिर डिज़ाइनिंग भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करते हैं, मॉडल्स भी क्रिएट करते हैं, फिर वेरीफाई भी करते हैं और उस पर अल्टीमेटली फिर आपके पास एक रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी हो जाता है. तो स्टार्ट करते हैं. मगर उससे पहले जैसे कि हम हमेशा एक बात डिस्कस करते होते हैं, आज की अच्छी बात. वंस अगेन इट्स द पोस्ट फ्रॉम डॉक्टर बिलाल फिलिप्स. What he has posted on his page. Make Allah subhanahu wa ta'ala your highest priority. कि अल्लाह ताला को अपनी तमाम दुनियावी मामलात में, अपने तमाम मामलात में अल्लाह ताला को जो है वो आप प्रायोरिटी पे रखें. प्रायोरिटी का क्या मतलब है? सबसे पहले. जो मैं हमेशा आप लोगों को कहती होती हूँ ना कि आप चाहे कुछ भी करें, जो मर्जी करें, जितनी मर्जी मेहनत करें, जब तक आप अल्लाह ताला को अपनी रूटीन लाइफ में सबसे पहले नहीं रखते तो तब तक कामयाबी, एक खालिस कामयाबी जो है वो मुमकिन नहीं है. और जब हम अल्लाह ताला को अपनी हर प्रायोरिटी पे रखते हैं तो वो रब हमारे हर मामले में जो है अपनी बरकत अता फरमाता है. तो इसीलिए मैं हमेशा आपको कहती होती हूँ ना कि जो भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, जब ही नमाज का वक्त हो तो अल्लाह को वक्त दे, वक्त के बनाने वाले को वक्त दे, वो आपका वक्त बदल देगा. और उसके बाद स्ट्रॉन्ग फेथ रखें अल्लाह सुब्हाना व तआला पे कि वो देख रहे हैं, वो जानते हैं, वो समझते हैं, उन्हें सब मालूम है. और अल्लाह ताला के ऊपर जो है ना कामिल यकीन रखें, उसको अपनी टॉप प्रायोरिटी रखें. आपको चाहे दुनिया में कोई भी छोड़ जाए, कोई भी रिश्ता आपको छोड़ जाए, अगर आपका रब आपके साथ है वो आपके लिए दुनिया मुसख्खर कर देगा. और अगर पूरी दुनिया आपके साथ है, आपका रब आपके साथ नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो डिस्कशन में भी यही बात हो रही है कि देयर इज़ नथिंग एंड नो वन मोर इम्पॉर्टेंट देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला and establishing the religion of Islam in this life. All else is a distraction. Seek balance. फिर इम्पॉर्टेंट बात भी नीचे हो रही है, सीक बैलेंस, कि आपने अपने दुनियावी मामलात में और रिलीजियस मामलात में आपने जो है वो बैलेंस क्रिएट करना है. बट अल्लाह ताला को हमेशा आपने प्रायोरिटी देनी है. अपने अपने जो जिम्मेदारियां हैं बीइंग अ मुस्लिम, आपने उसको जो है ना वो प्रायोरिटी देनी है. जब आप उनको प्रायोरिटी देंगे, उनको फर्स्ट स्टेज पे रखेंगे तो आपके बाकी मामलात में अल्लाह तबारक ताला जो है वो उसमें आपके लिए बेपनाह बरकत और आसानियां फरमाएंगे इंशाल्लाह ताला. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का पहला स्टेज होता है. और ये स्टेज क्या कहती है कि इसमें आपने रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है. अब इस इमेज से जैसे आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे एक टेबल, एक राउंड टेबल टाइप एक मीटिंग हो रही है और यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और सब जो हैं कुछ ना कुछ आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं और कुछ क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, इस इमेज को देख के ऐसी फीलिंग आ रही है कि सबके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया है. ये देखें ऊपर जो कॉल आउट्स बने हुए हैं, अक्सर कार्टून्स में आप देखते हैं ना कॉल आउट्स बने होते हैं कि कुछ सोच रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं. तो ये सब एक टेबल पे जमा है और सब जो है ना कुछ बात कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं और एक ही टेबल पे बैठ के जो है वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं. ये जो एक जिस एक्टिविटी को इन्होंने पोर्ट्रे किया है ना इस इमेज के थ्रू, ये रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की वो टेक्निक है जो हम आज डिस्कस करेंगे जिस्म की. कि जैसे आप लोगों को मैं एक एक्टिविटी देती हूँ ना, आप सारे इमेजिन करें आप इस तरह सारे ग्रुप मेंबर, एक ग्रुप है बी है, सी है, ए है या वॉट एवर ग्रुप है,
वो इस तरह एक टेबल पे बैठ जाए, अब उस एक्टिविटी के ऊपर जो है ना वो सारे जो है ना वो डिस्कशन करें और एक चीज फिर आप सबमिट करें. दिस इज अ वर्कशॉप. आई होप आई एम क्लियर इन दिस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू रिक्वायरमेंट्स वर्कशॉप. जैसे कि मैंने भी आपको उस इमेज के थ्रू काफ़ी बातें जो हैं ऑलरेडी क्लियर कर दी हैं कि ये एक कोलैबोरेटिव टेक्निक है. किस लिए? रिक्वायरमेंट्स की एलिसिटेशन के लिए. ठीक है, कोलैबोरेटिव का क्या मतलब है? जो काम कोलैबोरेशन से हो रहा हो, यानी कि बातचीत से, मिल के, इकट्ठे एक ही टेबल पे बैठ के या इकट्ठे ग्रुप की फॉर्म में जो आप एक काम कर रहे होते हैं उसको कोलैबोरेटिव टेक्निक कहते हैं. और ये एक रिक्वायरमेंट्स वर्कशॉप जो है वो एक कोलैबोरेटिव टेक्निक है. किस लिए? रिक्वायरमेंट्स की एलिसिटेशन के लिए. इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके की स्टेक होल्डर्स हैं ना, जो कि किसी प्रोजेक्ट में आपको एक अच्छा इनपुट दे सकते हैं. ठीक है, इंटरव्यूज में क्या फर्क था? आप एक वक्त में एक ही किसी स्टेक होल्डर से जाके इंटरव्यू कर रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो को साथ बिठा लेंगे, मगर वो उसमें कम लोग इन्वॉल्व होते हैं. ज्यादा से ज्यादा एक ही बंदा इन्वॉल्व होता है जिससे आप 1 to 1 जो है फेस टू फेस आप रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हैं. बाकी लोगों से आपको अलग अलग जाके सबसे टाइम लेके अलग अलग मीटिंग करनी पड़ती है. यहाँ पे ये फायदा होता है कि जितने आपके की स्टेक होल्डर्स हैं ना, आप सबका स्केड्यूल नोट डाउन करके एक ही वक्त पे उन सबको कॉल कर लेते हैं और फिर वहां पे जो है ना प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप रिक्वायरमेंट्स जो है वो इकट्ठी करते हैं. ये नॉर्मली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है. जाहिर है आपको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स आपने इकट्ठे किए हुए हैं, तो आप उनको लंबी ड्यूरेशन के लिए नहीं बिठा सकते क्योंकि वो सब मसरूफ लोग हैं. ठीक है, तो इसलिए अगर आप सबको इकट्ठा करें तो फिर ऐसी बात है कि इसकी प्लानिंग भी बहुत स्ट्रांग होनी ज़रूरी है कि आप बार बार लोगों को तकलीफ नहीं दे सकते. तो आपके पास इस एक्टिविटी को कराने के लिए काफ़ी साउंड किस्म की जो है पहले से तैयारी मौजूद होनी चाहिए. इसका जो एक फ़ायदा ये है कि इसके अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एक बात के ऊपर जो है वो अपनी राय देते हैं, कंसेंसस बिल्ड करते हैं और उधर ही किसी भी पॉइंट पे एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट आपका जो है ना सामने आ जाता है. कुछ लोग किसी बात से इत्तेफाक कर रहे होंगे, कुछ लोग किसी बात से नहीं इत्तेफाक कर रहे होंगे, तो एक ही टेबल पे जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी कोई डिफरेंट सोच होती है किस लोगों की, वो सब उधर ही जो है वो क्लियर हो जाती है. आपको अलग अलग जो है वो सबसे कंसल्ट नहीं करना पड़ रहा होता. और ये एक स्ट्रक्चर्ड किस्म की मीटिंग होती है. ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये बड़ी एक फॉर्मल एक्टिविटी होती है क्योंकि आपने कोई एक स्टेक होल्डर को नहीं इनवाइट किया होता. वहाँ पे काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स और अपनी डोमेन के एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो वहाँ पे बैठे होते हैं और वो जो है वो अपनी अपनी इनपुट दे रहे होते हैं. तो यहाँ पे जो है ये एक बड़ी स्ट्रक्चर्ड किस्म की एक्टिविटी होती है. और यहाँ पे फिर क्या होता है कि रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात हो रही होती है, रिक्वायरमेंट्स डिफाइन हो रही होती हैं, क्रिएट हो रही होती हैं, डिलीवरेबल्स या आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लोगों के फीडबैक आ रहे होते हैं और सब लोग मिल के काम कर रहे होते हैं. ठीक है, आप अपने इमेजिन करें ना जैसे आप लोग ने ग्रुप में काम करते, इसी तरह आप लोग यहाँ पे ग्रुप में जो है ना स्टेक होल्डर्स के से ना काम करवाते हैं. और क्या है कि सारे ग्रुप जो है ना जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे एक कॉमन पर्पस पे काम कर रहे होते हैं. मैं बार बार आप लोगों को आपके ग्रुप की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये रिलेट कर सकते हैं आप लोग भी यही कर रहे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इंटरव्यू की एक्टिविटी थी तो वो एक कॉमन फोकस पर्पस था आप लोगों का कि आपने अगर जूम में एक ग्रुप ने 5 लोगों ने बैठ के मीटिंग की है तो वो एक कॉमन पर्पस क्या है आपका कि आपने इंटरव्यूज का जो है आपका पर्पस है कि आपने उससे रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. तो जिस वक्त जो वर्कशॉप कंडक्ट हो रही होती है उसका एक खास पर्पस होता है और सारे जो भी मेंबर्स होते हैं वो उस खास पर्पस के ऊपर जो है ना वो डिस्कशन कर रहे होते हैं या जो भी काम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सब उस पर्टिकुलर पर्पस से रिलेटेड होता है, खास पर्पस होता है. अब जैसे कि आपको पता है ये रीडिंग में भी मौजूद था कि रिक्वायरमेंट्स के होते हैं आपके नॉर्मली 3 लेवल्स. एक होता है बिजनेस, एक होता है यूजर और एक होता है सॉफ्टवेयर. ठीक है, अब अगर इसको प्रॉब्लम फीचर सॉरी या नीड्स फीचर्स और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स से भी अगर आप रिलेट करें तो दैट इज रिलेटेबल. यानी कि आपने पढ़ा है कि वन थिंग इज नीड. आपने उस ट्राइंगल जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी यहाँ पे था नीड, दूसरे नंबर पे था फीचर्स, तीसरे नंबर पे था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स. सबसे एब्स्ट्रैक्ट क्या था? नीड. उससे थोड़ा सा डिटेल कौन थे? फीचर्स. उससे ज्यादा डिटेल कौन थी? सॉफ्टवेयर फंक्शनल या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है,
अब उसी को अगर आप समझें तो यहाँ पे हो गया बिजनेस, ये हो गया यूजर और ये हो गया सॉफ्टवेयर। वही बात है कि बिजनेस लेवल पे आप क्या बता रहे होते हैं, अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, अपना ओवरऑल गोल, अपनी प्रॉब्लम, अपनी नीड, कि व्हाई यू नीड अ सिस्टम। ठीक है, देयर इज अ नीड, देयर इज अ प्रॉब्लम। देन दूसरे लेवल में हमने क्या पढ़ा था कि नीड या प्रॉब्लम से जो जनरेट होती है वो होते हैं फीचर्स, जो कि अब बिट डिटेल्ड होते हैं प्रॉब्लम से या नीड से, और लेस डिटेल्ड होते हैं नीचे वाले लेवल यानी कि सॉफ्टवेयर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स से। तो यहाँ पे भी वही जिक्र हो रहा है कि ये यूजर लेवल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें फीचर्स हैं, फीचर एट्रीब्यूट्स हैं, ये भी हमने जिक्र किया था फीचर के एट्रीब्यूट्स का भी, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा होल्ड करें, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे लेटर लेक्चर्स में, व्हाट आर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। एंड देन उसके बाद हमने बात की थी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, ये हमने एग्जांपल्स भी की थी क्लास में कि ये ज़्यादा डिटेल्ड होती हैं अपने ऊपर वाले लेवल से, और इसके अंदर हम सारी डिटेलिंग करते हैं रिगार्डिंग योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड रिगार्डिंग योर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो अभी तक जो एग्जांपल्स हमने की थी वो हमने फंक्शनल की थी, क्योंकि अभी मैंने आपको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का टॉपिक नहीं पढ़ाया। तो ये वो सारी स्टोरी है जो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। नाउ in the workshop activity there are famous 6 P's जिनका आपको जो है वो ख्याल रखना होता है। 6 P's का जिक्र प्रोसेस, पर्पस, पार्टिसिपेंट्स, प्रिंसिपल्स, प्रोडक्ट्स, प्लेस। जैसे कायदे आजम के 14 निकात फेमस है ना, इसी तरह जो वर्कशॉप एक्टिविटी है ना, वर्कशॉप की टेक्निक है फॉर रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन, उसमें ये 6 P's जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और कौन कौन से हैं वो, जैसे कि अभी यहाँ पे जिक्र भी हुआ है, ये वो सारे P's हैं जिनका आपको ख्याल रखना है और ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट 6 P's हैं जो कि वर्कशॉप के साथ एसोसिएटेड है। किसी भी वर्कशॉप के साथ इन 6 P's का जो ताल्लुक है वो बहुत गहरा ताल्लुक है, जिसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इन 6 P's को आप समझें कि मैंने इस इमेज के थ्रू आपको समराइज कर दिया है। अभी हम एक एक पी के ऊपर जो है वो अलग अलग डिस्कस करेंगे, बट आप समझें कि जैसे दरिया को कूजे में बंद कर दिया जाए, कि आपको एक ही जगह पे इन सब पीस का आइडिया देने के लिए ये इमेज जो है इट्स वेरी गुड इमेज एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो इस इमेज को पहले इधर ही मैं आपको एक प्रीव्यू दे देती हूँ। प्रीव्यू का क्या मतलब होता है कि पहले से एक चीज का समझें, कि जैसे खबरों का खुलासा आता होता है ना, खबरें बाद में आती हैं और खबरों का खुलासा पहले आता होता है, तो आप ये समझे कि ये वो खुलासा है उसका, या समरी कह लें। ओवरऑल जो लेक्चर है ना उसकी समरी आप ये समझें जो स्टार्ट में मैं आपको दे रही हूँ। पहला पी जो कि वर्कशॉप का पहला पी था, दैट वाज पर्पस। पर्पस, वाई। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो वर्कशॉप की टेक्निक है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, और उसमें जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर पर्पस शेयर कर रहे होते हैं, एक ख़ास पर्पस के अगेंस्ट वो जो है बैठे होते हैं, और एक ख़ास पर्पस के अगेंस्ट उसको जो है अपने काम को जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अब पर्पस वही बात है कि क्यों कर रहे हैं हम ये जो वर्कशॉप है या ये जो ग्रुप एक्टिविटी है हम क्यों कर रहे हैं। हमें उसके गोल सेट करने होते हैं, हमें नीड तय करनी होती है, मोटिवेशन बतानी होती है, जस्टिफिकेशन बतानी होती है। क्योंकि आप खुद सोचें ना, आप जब की स्टेक होल्डर्स को इनवाइट कर रहे हैं एक वर्कशॉप के लिए कि सर मैम आप हमारे की स्टेक होल्डर हैं प्रोजेक्ट के लिए, रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेट करनी है, रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर करनी है, तो प्लीज़ फ़लान टाइम पे फ़लान जगह पे वर्कशॉप के लिए आप इन्वाइटेड हैं, प्लीज़ ज्वाइन अस। तो आप खुद सोचें, कोई इतना इंपॉर्टेंट जो बंदा जिसको आप बुला रहे हैं वो अपनी इतनी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स जो है वो ड्रॉप करके आ रहा है, तो आपसे वो ये तो पूछेगा ना क्यों, क्या वजह है। तो वो प्रॉपर आपको एक मकसद, एक गोल, एक ज़रूरत, एक मोटिवेशन, उनकी जस्टिफिकेशंस आपको रेडी करनी होती हैं कि आप ये वर्कशॉप क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं। नाउ द सेकेंड पी, दैट इज पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स का आपको जैसे पता है, पार्टिसिपेंट्स का मतलब है पार्टिसिपेट से निकला है, और पार्टिसिपेट का क्या मतलब है, जो कि आप मतलब कह लें कि जो हिस्सा लेना या काम करना।
तो पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? जो काम करने वाले होते हैं, जो हिस्सा लेने वाले होते हैं। अब यहाँ पे आप उन की स्टेक होल्डर्स का, उन लोगों का तयन करते हैं जो कि वर्कशॉप के अंदर इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से लोग हैं जिनको आपने इनवाइट करना है और वो वर्कशॉप के अंदर जो है वो काम करेंगे। जैसे आप लोग ग्रुप एक्टिविटी में आप लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, आप में जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो सब पार्टिसिपेंट्स हैं कि आप लोगों ने काम करना है। तो इसी तरह इस लेवल पे आप डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लोग होंगे जो वर्कशॉप के अंदर मौजूद होंगे। और वर्कशॉप्स के अंदर हर बंदे का एक ख़ास रोल होता है, ठीक है, उसके ख़ास उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि उसने क्या काम करना है। जैसे आप लोग भी देखें, आप लोगों की भी हर बंदे की कोई ना कोई जिम्मेदारी होगी कि एक बंदे ने जो है ना वो आर्टिफैक्ट फाइनल करना है, एक बंदे ने जो है ना मॉलिम पे अपलोड करना है, बाकी लोग कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, कुछ आप डिवाइड कर रहे होते हैं काम, किसी को कोई काम दे रहे होते हैं। तो क्या है कि हर बंदा जो है ना वो कोई ना कोई उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ। नाउ द नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स, एक आपको पता है ना PLE वाला प्रिंसिपल होता है और एक PAL वाला प्रिंसिपल होता है। ये रूल्स वाला प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि आपको पता है कि जब काफी लोगों को आप एक जगह पे इकट्ठा करते हैं तो हमें कुछ असूल हैं जिनको पहले से जिनका तयन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ असूल तय नहीं करेंगे तो फिर एक यूनिफॉर्म तरीके से, एक प्रॉपर प्रोसीजर के तरीके से, एक प्रॉपर रेगुलेशन के तरीके से एक गाइडेड या एक ग्रुप एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म होनी मुश्किल है। जैसे अभी हम भी क्लास एक्टिविटीज करते हैं ना, और आप प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ रूल सेट किए हैं मैंने। सबसे पहला हमने रूल क्या किया कि हमने ग्रुप में आपको डिवाइड किया। दूसरा हमारा रूल क्या था? हर एक ग्रुप को एक आईडी असाइन किया, ठीक है। फिर तीसरा ग्रुप क्या, तीसरा रूल क्या है कि आपने जो भी टेम्पलेट है उसको आपने चेंज नहीं करना। आपने फॉन्ट स्टाइलिंग से लेके आपकी सबमिशन तक का हर एक चीज का, आपकी इवन फाइल को नेम देने का भी मैंने एक रूल आपको बताया। तो ये सब क्या है? ये वो रूल्स हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि मस्ट हैं, जो कि आपने फॉलो करने ही करने हैं। तो जहाँ के काफी सारे लोग, क्योंकि आपको पता है हर एक बंदा डिफरेंट है, हर एक इंसान की सोच मुख्तलिफ है। तो जब आपने काफी सारे डिफरेंट माइंडसेट के लोगों को इकट्ठा किया हो, तो अगर वहां पे आपने प्रोसीजर्स फाइनल नहीं किए हुए, आपने कोई रेगुलेशन स्टैंडर्ड या कोई भी गाइडलाइंस आपने जो है वो सेट नहीं की हुई, तो फिर एक यूनिफॉर्म तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक स्टैंडर्ड तरीके से काम को परफॉर्म करना जो है वो मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ही ले लें, अभी मैं अगर एक फॉर्मेट ना बनाऊं, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ना बनाऊं आर्टिफैक्ट को सबमिट करने का या एक्टिविटीज को सबमिट करने का, तो आपने खुद आज क्लास में देख लिया कि हर एक का जब मैंने आर्टिफैक्ट खोला तो हर एक ने अपने तरीके से डिजाइनिंग की हुई है। किसी ने बॉर्डर लगाया हुआ है, किसी ने नहीं लगाया हुआ, किसी ने कलरफुल टेबल्स इंसर्ट किए हुए, तो किसी ने बैकग्राउंड कलर्स चेंज किए हुए। तो आप खुद देख सकते हैं, तो वो एक यूनिफॉर्म चीज नहीं हो जब, तब तक वो अच्छी नहीं लगती। तो ये वो सारे प्रिंसिपल्स हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द प्रोडक्ट्स। अब आपको पता है कि आप ये जो वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं, आप कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इंटरव्यू ही की टेक्निक जैसे मैंने आपको पढ़ाई और उसके बाद आपको एक्टिविटी दी है कि आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना है, तो आप जो है अगर इंटरव्यू की वर्कशॉप कर रहे हैं, इंटरव्यू की गाइड तैयार कर रहे हैं, क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं, कि आपने जो है ना, अभी आप कर रहे होंगे ये काम, आप लोग सारे अपने ग्रुप में बैठते होंगे, जूम पे बैठते होंगे, और आप क्वेश्चंस जो है वो फाइनल कर रहे होंगे कि आपने जब इंटरव्यू कंडक्ट करना है अपने स्टेक होल्डर से, तो आपने कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो उनसे पूछने हैं। तो ये वो प्रोडक्ट है, ये जो इंटरव्यू की गाइड है, जो कि क्वेश्चंस आपने डिजाइन करने हैं या मिल के कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो एक प्रोडक्ट है कि जो कि आपके वर्कशॉप के एंड में जो है एज अ आउटपुट निकलेगी। अब जैसे अगर मैं आप लोगों को एक और वर्कशॉप कर देती हूँ या एक्टिविटी देती हूँ, यूज केसेस, कि आपने यूज केसेस डिजाइन करके लाने हैं या यूज केस डायग्राम बना के लानी है, वो भी आपकी ग्रुप एक्टिविटी है, वो भी आपकी वर्कशॉप है। आप सारे बैठेंगे और उसके ऊपर यूज केस डायग्राम आप फाइनल करेंगे। तो वो क्या है? वो उस वर्कशॉप की आउटपुट है, उस वर्कशॉप की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वर्कशॉप के अगेंस्ट कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस होती है, और प्रोडक्ट जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक प्रोडक्ट जो है वो आउटपुट के तौर पे निकल रही होती है, और कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो इनपुट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक वर्कशॉप मैंने करवाई आप लोगों को कि आपने जो है ना यूज केस डायग्राम बना के लानी है। आपने यूज केस डायग्राम बनाई,
उस वर्कशॉप की आउटपुट क्या हो गई? यूज केस डायग्राम। नेक्स्ट टाइम एक और वर्कशॉप कंडक्ट की, और मैंने आपको कहा कि आज हम जो वर्कशॉप करेंगे दैट इज अबाउट यूज केसेस का फुली ड्रेस फॉर्मेट आपने जो है ना वो डिजाइन करना है। अब क्या होगा? जो आपने पिछली वर्कशॉप में यूज केस डायग्राम जो आपने प्रोडक्ट जनरेट की थी, वो अब इनपुट बन जाएगी इस वाली स्टेज की, इस वाली वर्कशॉप की, जिसमें आपने यूज केसेस का फुली ड्रेस फॉर्मेट जो है वो आपने डिलीवर करना है। तो अब क्या होगा कि ये फुली ड्रेस फॉर्मेट जो है वो इस स्टेज का आउटपुट बन जाएगा। मे देयर इज अ चांस एक और वर्कशॉप हो जिसमें आपको ये जो फुली ड्रेस फॉर्मेट आपने लिखा है, हो सकता है आपने टेस्ट केसेस की वर्कशॉप करानी हो, तो ये जो फुली ड्रेस फॉर्मेट का जो आपका यूज केसेस का जो प्रोडक्ट का आउटपुट है, ये उस वाली वर्कशॉप में इनपुट के तौर पे जा रहा हो। आई होप आई एम क्लियर नाउ। नेक्स्ट पी इज प्लेस। आपको पता है कि वर्कशॉप जो है वो किसी जगह पे कराई जा रही है, उसका कोई वेन्यू है, उसका कोई स्पेस है, तो आपने ये भी मेंशन करना है कि वर्कशॉप कहाँ हो रही है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अपनी एग्जांपल लें, तो हम जब फिजिकल क्लासेस होती थी तो हम क्लासरूम में करते होते थे। हमारे एक टाइम होता था, एक जगह होती थी, वहां पे ग्रुप्स में फॉर्म में आप ग्रुप फॉर्म में आप डिस्कशंस कर रहे होते थे और वहां पे काम परफॉर्म कर रहे होते थे। तो अब क्या है, अब जो हमारा वेन्यू है वो हमारा जूम है, जिसके ऊपर आप जो है वो अपनी वर्कशॉप्स कर रहे हैं, एक टाइम पे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो प्लेस इज दैट पॉइंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोसेस। अब आपको पता है कि जब कोई काम हो रहा होता है तो उसका एक खास प्रोसेस है कि किस वक्त क्या चीज होनी है। ठीक है, अगर 1 घंटे की वर्कशॉप है, 2 घंटे की वर्कशॉप है, तो आपने उस पूरे टाइम को जो है वो आपने मैनेज करना है कि पहले कौन सा काम होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा काम होगा, तीसरे नंबर पे कौन सा काम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरव्यू गाइड की एग्जाम्पल ले लें, तो आप उसके एक उसकी जो है ना सीक्वेंस बनाएंगे कि आप सबसे पहले कहेंगे कि सबसे पहले हम जी क्या फाइनल करेंगे, हम इसका ऑब्जेक्टिव फाइनल करेंगे। हाँ जी, ये इंटरव्यू हम क्यों करने जा रहे हैं, चले जी। आप सारे उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू कर देंगे, सारे अपनी अपनी इनपुट देंगे, आप सारे एक फिर कंसेंसस डेवलप करेंगे और फिर उसका वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव फाइनल कर देंगे, यानी कि इंटरव्यूज का आप ऑब्जेक्टिव फाइनल कर देंगे। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी, अब आपके दिमाग में आएगा कि अब आपने इंटरव्यू करना किससे है, चलें आप फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद आपकी बारी आएगी कि अजी क्वेश्चंस अब बताने शुरू करो, फिर क्वेश्चंस आप बनाने शुरू कर देंगे, और फिर नेक्स्ट एक्टिविटी होगी कि अब हमने इंटरव्यू कंडक्ट करना है। तो अब देखिए इट्स अ प्रोसेस कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें हर एक एक्टिविटी का एक खास सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही होंगी जो कि सीक्वेंशियल हो रही होंगी, एक के बाद एक हो रही होगी, कुछ ऐसी होंगी जो पैरेलल हो रही होंगी। मतलब आपने काम डिवाइड कर दिया होगा कि भाई तुम ये करो, हम ये कर रहे हैं, मतलब आप एक जगह बैठे हुए हैं, कुछ लोगों को आपने सर्च पे लगाया हुआ है और कुछ लोग जो है ना बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 5 लोगों का ग्रुप है, तो 3 लोग जो बैठ के है वो उस वक्त आपकी जो एक्टिविटी है उसको कुछ डिजाइनिंग कर रहे हैं, और 2 लोग जो है ना आपने सर्च पे लगाए हुए हैं कि तुम लोग सर्च करो। तो आपको ये बात समझ आई कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एक ओवरऑल आप एक काम करवाना चाह रहे हैं। तो आप ये समझे, ये पूरा जो एक डायग्राम है, ये पूरा इमेज जो है वो शो कर रहा है आपके वर्कशॉप की डिफरेंट पीस को, 6 पीस को। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम चीज़ों को थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, क्योंकि ये वाली जो बातें हैं, सारे पर्पस, पीपल, पार्टिसिपेंट्स, ये मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी डिटेल में उस एक इमेज के थ्रू आपको बताया है। मगर अब जो है हम जस्ट उसको एक किस्म का मज़ीद रिफाइन करेंगे या रिवाइज करेंगे या समझेंगे। ठीक है, जैसे पर्पस मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ये वर्कशॉप क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि आपने यहाँ पे रीजंस बताने हैं, क्या वजह है इस रिक्वायरमेंट्स को कराने का, इस वर्कशॉप को करवाने का। और फिर वही बात है जो पीछे 3 लेवल थे कि बिजनेस लेवल की वर्कशॉप है, यूजर लेवल की वर्कशॉप है, रिक्वायरमेंट्स लेवल की वर्कशॉप है। और ये भी आपको पता है कि बिजनेस लेवल यानी कि नीड या प्रॉब्लम, कि आप जैसे फॉर एग्जांपल एक हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो स्कोप है उसको फाइनल करना चाह रहे हैं। यूजर लेवल में क्या है, आप मेजर फीचर्स उसके आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, मेजर फंक्शंस आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। एंड सॉफ्टवेयर लेवल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें आप सारी डिटेलिंग कर रहे होते हैं, काम कैसे होगा, कौन करेगा, सिस्टम कैसे करेगा, सिस्टम रिस्पॉन्स कैसे करेगा, डिटेलिंग कैसे होगी। ठीक है, जैसे आपको दूसरे पी का मैंने बताया था कि पार्टिसिपेंट्स, लोग कौन काम कर रहे हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्कशॉप में जो भी लोग मौजूद होते हैं, जो भी ग्रुप मेंबर्स मौजूद होते हैं, उनका कोई ना कोई रोल होता है।
ठीक है, जैसे आप लोगों ने भी आपस में कोई ना कोई रोल्स जो हैं वो डिवाइड किए होंगे, मगर जब वो फॉर्मल किस्म की वर्कशॉप्स होती हैं तो वहाँ पे लोगों के बकायदा जो हैं वो रोल्स होते हैं, फैसिलिटेटर, कंटेंट पार्टिसिपेंट, रिकॉर्डर, ऑब्जर्वर, ऑन कॉल, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अभी बारी बारी देखते हैं। फैसिलिटेटर कौन होता है? जो कि आपकी वर्कशॉप की डिजाइनिंग में, प्लानिंग में आपको जो है ना वो हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लें कि अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं तो जो कायनात है वो एक फैसिलिटेटर है मेरी। क्यों? क्योंकि कायनात जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे से लेके आप तक पहुंचाती हैं और आपकी इंफॉर्मेशन मेरे तक लेके आती हैं, ठीक है। ये वाले जो लोग होते हैं ये पूरे ओवरऑल वर्कशॉप्स में जो है ना वो फैसिलिटेशन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये फैसिलिटेशन भी किस तरह कि वर्कशॉप की डिज़ाइनिंग। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, ये जो डिज़ाइन मैंने किया होता है आपका, जैसे मैं फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रही हूँ यहाँ पे, कि मैंने वर्कशॉप डिज़ाइन की होती है, टेम्पलेट डिज़ाइन किया होता है, कौन सी वर्कशॉप करानी है, कब करानी है, और मैं जो है ना आप लोगों को वो देती हूँ, और आप लोग जो है ना वो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग उसके कंटेंट राइटर हैं। आपको मैं बना के देती हूँ, मगर आप लोग, मैं डिजाइन करके देती हूँ, मैं उसका टेम्पलेट डिजाइन करके देती हूँ और आपको गाइड करती हूँ। आप लोग कौन है? आप एक्सपर्ट्स हैं, आप लोग वर्कर्स हैं, आप लोग जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स हैं, और आप जो वो वर्क प्रोडक्ट है वो आप क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब रिकॉर्डर क्या करता है? रिकॉर्डर जो है वो उस ग्रुप में, उसका काम रिकॉर्डिंग का होता है। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? जरूरी नहीं है कि ये जो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग है या वीडियो रिकॉर्डिंग है वही वाला काम हो। वो बैठा वहां पे जो काम है वो बैठा नोट डाउन कर रहा होता है कि इस एक्टिविटी में, जैसे कायनात को जो मैं, हम लोगों की जैसे वो होती है एडवाइजरी मीटिंग्स होती हैं, तो मैं कायनात को लिखवा रही होती हूँ ना, अक्सर आपने नोट किया होगा, कायनात ये चीज़ नोट कर लें, कायनात वो चीज़ नोट कर लें। तो इसी तरह से रिकॉर्डर का जो काम होता है वो क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ना एक वर्कशॉप में, इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं, ये इंपॉर्टेंट जो कंसर्न्स होते हैं, जो कह लें कि अभी इस वाली वर्कशॉप में कंप्लीट नहीं हुए, हम इसको अगली वर्कशॉप में कंसिडर करेंगे, तो वो रिकॉर्डर जो है वो उन चीज़ों को भी नोट कर रहा होता है। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ये बंदा होता है जो कि चुप करके बैठ के पूरी वर्कशॉप को ऑब्जर्व कर रहा होता है, चीज़ों को नोट डाउन कर रहा होता है और चीज़ों को समझ रहा होता है, ठीक है। नॉर्मली ये स्पॉन्सर्स होते हैं। स्पॉन्सर कौन होते हैं? प्रोजेक्ट के, जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, ठीक है। अगर किसी स्पॉन्सर को आपने एज अ स्टेक होल्डर उस वर्कशॉप में बुलाया हुआ है, तो हो सकता है उसको सिस्टम का इतना कोई खास पता ना हो, मगर उसका होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसे पता चल रहा हो कि जो जिस प्रोडक्ट के ऊपर मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर कितना सीरियसली लोग जो है वो काम कर रहे हैं और कहाँ तक मेरा काम पहुंचा है, ठीक है। कि जहां मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसे कहीं पानी मार काम तो नहीं हो रहा, कहीं कोई मेरा पैसे जो है वो किसी कारी लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे। और नेक्स्ट, ऑन कॉल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अक्सर ऐसे होता है कि आप काम कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है, पांच छह का ग्रुप है, किसी बात में ना आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट आ गया और उसका ना कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा। तीन बंदे कोई बात कर रहे हैं और तीन बंदे एक बात कर रहे हैं, बराबर बराबर हो गया। अब समझ नहीं आ रही किसकी बात सुने और किसकी बात ना सुने, अब उसको कैसे फाइनल करें। तो फिर आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप सब्जेक्ट मैटर को बुला लेंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को बुला लेंगे, या फॉर एग्जाम्पल मुझे इनवाइट कर लेंगे कि मैम आप प्लीज आए, हमें ये जो है ना बात, हम दोनों ग्रुप्स ये बात कर रहे हैं और बराबर बराबर हो गया मामला और कुछ समझ नहीं आ रही हम किसकी बात को जो है ना प्रायोरिटी दें। तो फिर आप जो है ना कुछ इस पर इनपुट दें। तो ये नॉर्मली कौन होते हैं? बिजनेस सेक्टर्स होते हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो कि अल्टीमेटली एक बात जो है ना वो करके, तो जो है ना उस जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना उसको जो है वो क्या करता है? रिजॉल्व करने में हेल्प आउट करता है। अब पार्टिसिपेंट्स इनवाइट आइडेंटिफाई कैसे करने हैं आपने, यानी कि जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं वो आपने कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। उसके लिए आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कि आप कुछ क्वेश्चन इस तरह करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम इंस्टॉल होगा या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये आप सिस्टम बना रहे हैं उसमें लोगों का रोल क्या है, ये क्वेश्चन आपको हेल्प कर सकता है। प्लस ये सिस्टम से रिलेटेड कौन से यूजर्स हैं जो डायरेक्ट उसके साथ इन लिंक्ड हैं और वो आपको जो है ना ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं। स्कोप से रिलेटेड, रिक्वायरमेंट्स की कंप्लीटनेस से रिलेटेड कौन लोग हैं जो कि एज अ डिसीजन मेकर जो है वो काम कर रहे हैं और आपको ज़्यादा अच्छा जो है वो इनपुट दे सकते हैं। तो ये इंटरव्यूज के वक्त मैंने आपको बताई थी ये बात कि इंटरव्यू भी करना हो आप लोगों ने तो आपने जो है ना बड़े सोच समझ के लोगों का इंतखाब करना है कि किस इंसान को आपने इंटरव्यू करना है और कौन बंदा आपको जो मैक्सिमम है इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। नाउ कम्स टूवर्ड प्रिंसिपल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, तो जहां पे भी लोग इन्वॉल्व हों, जब तक आप कुछ असूल तय नहीं करेंगे
तब तक आपका काम एक अच्छा काम नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी आपको कुछ असूल आपके तय किए हैं ना, कि आपको सबको जो है वो पार्टिसिपेट करना है, और आप एक असूल कि अगर आपके ग्रुप में कुछ लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं करे तो उस ग्रुप में हर बंदे के पास अथॉरिटी है कि मुझे वो ईमेल करके उस पर्टिकुलर इंसान का बताए कि वो नहीं काम कर रहा। और फिर मैंने क्या असूल तय किया हुआ है कि उनको देने हैं वार्निंग लेटर्स। अगर वो बंदा एक वार्निंग के बाद सुधर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, दूसरा वार्निंग लेटर देने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, अगर कॉन्टिन्यूस वो बंदा अपना टेम्परामेंट चेंज नहीं कर रहा और मुसलसल मेरे पास जो है ना कंप्लेन्स आ रही हैं, तो थर्ड वार्निंग के ऊपर उसको मैंने पूरी ओवरऑल उस पूरी एक्टिविटी में मैंने उसको जो है वो क्या कर देना, असेसमेंट्स में 0 कर देना, एंड नो वन कैन चैलेंज मी। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल मैंने तय किया है। और दूसरा मैंने प्रिंसिपल क्या तय किया है वो आपको अच्छी तरह पता है, कि अगर आपको वार्निंग लेटर मिला और आप अपने ग्रुप में जो है ना वो ग्रजेस रखेंगे और कहेंगे हाँ भाई तुमने मेरी शिकायत क्यों की और तुम जो है वो ये और वो, तो फिर उस केस में अगर मुझे पता लग गई ये बात तो उसमें मैंने एफ ही कर देना है पूरे कोर्स में, कि आप फिर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग फिर आप दोबारा पढ़ेंगे। तो ये वो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये वो रूल्स हैं जो कि मैंने फाइनल किए हैं। इसी तरह हर वर्कशॉप के कुछ रूल्स होते हैं कि आपने जो है ना फाइनल करने हैं। क्या? कि जैसे फॉर एग्जांपल हर पार्टिसिपेंट की जो इनपुट है या उसकी सजेशन है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते नहीं भी तू चुप कर, तू तो बात ही नहीं सही करता, ये गलत बात नहीं करनी, ये गलत बात है। आप जब ग्रुप में काम कर रहे हो सबकी बात को जो है वो इंपॉर्टेंस दें, सबकी बात को सुने और उसके बाद एक कॉमन कंसेंसस तक पहुंचे। ठीक है? आप जो क्रिटिसिज्म है वो लोगों पे ना करें, आप काम के ऊपर करें। आप किसी इंसान को हिट ना करें कि तुम तो बात ही हमेशा गलत करते हो, नहीं, आप काम के ऊपर पॉइंट आउट करें कि ये काम जो है ना इस काम में क्या मसला है। ठीक है? और जो ग्रुप है वो डेफिनेटली आपको पता है कि अपने काम का खुद जिम्मेदार है, तो ये वो रूल्स हैं जो कि फॉलो करने। ओके, सो लेट्स नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट पी, प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको प्रीव्यू में भी बताया था कि इस वाली स्टेज में कुछ इनपुट्स होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आउटपुट होती है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको यूज केसेस की दी थी कि अगर आपकी वर्कशॉप यूज केसेस से रिलेटेड हो रही है और आपको मैंने कहा है कि फुली ड्रेस फॉर्मेट बनाएंगे, तो उससे पिछली वर्कशॉप में आप यूज केसेस की डायग्राम बना चुके हैं। तो अब क्या होगा कि इस वाली वर्कशॉप में जो यूज केस डायग्राम वाली वर्कशॉप की इनपुट थी, और सॉरी यूज केस डायग्राम वाली जो आउटपुट थी उस वर्कशॉप की, वो अब इस वाली वर्कशॉप की इनपुट बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे वर्कशॉप करवाऊं कि आप एक वर्कशॉप जिसका मैं नाम रखती हूँ वर्कशॉप ए, उस ए वर्कशॉप में आपकी जो एक्टिविटी थी वो क्या थी कि आपने मुझे फ्यूचर सॉफ्टवेयर सिस्टम के फीचर्स निकाल के देने हैं। अब क्या होगा कि आप उस वर्कशॉप ए में फीचर्स के ऊपर काम करेंगे और उसका आउटपुट के तौर पे आप फीचर डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ठीक है? जिसको हम विजन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की टर्म में। अब अगली एक और वर्कशॉप है वर्कशॉप बी, उसमें हमने किस पे काम करना है? हमने काम करना है सॉफ्टवेयर फंक्शनल या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। और आपको पता है उसके लिए उस वर्कशॉप के लिए जो इनपुट होगी वो कौन सी वर्कशॉप होगी? वर्कशॉप बी के लिए वर्कशॉप ए का आउटपुट जो क्या था हमारे पास फीचर सेट। इसी तरह जब आपके पास सॉफ्टवेयर की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यानी कि वर्कशॉप बी में आपने बना ली हैं, तो अब एक वो वर्कशॉप सी होगी फॉर फ्यूचर, जिसके लिए वर्कशॉप बी की जो इनपुट आउटपुट है वो क्या हो जाएगी? एज अ इनपुट जो है वो यूज हो रही होगी। इसी तरह जैसे अगर मैं अभी पॉइंट ऑफ टाइम में एग्जांपल दूं, तो हम जो भी वर्कशॉप करते हैं उसमें एक इनपुट जरूर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको टेम्पलेट देती हूँ कि ये वाला टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के ऊपर जो है ना आपने कोई चीज ड्रॉ करनी है, कोई डिजाइन करनी है, तो वो भी क्या है? वो एज ए इनपुट जा रही है उस वर्कशॉप में। इसके अलावा और क्या? कोई भी जैसे वर्कशॉप का एजेंडा यानी कि इसका मकसद, इस वर्कशॉप में हमने क्या क्या करना है, वो भी एज ए इनपुट जाता है। ठीक है? इसके अलावा आप जो है कोई भी यूजर डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ कि पिछली स्टेज की कोई भी जो आउटपुट है वो भी इस स्टेज में जो है वो एज ए इनपुट जारी होती है। ठीक है? रिजल्ट ऑफ प्री वर्क, जैसे वही बात है पहले जो मैंने की है थी, वर्कशॉप एड्स। ठीक है? हो सकता है मैं आपको वर्कशॉप के लिए जो है ना वो प्रिंट आउट लेके आऊँ कि ये प्रिंट आउट्स हैं, ये आप एज ए हेल्पिंग डॉक्यूमेंट जो है ना आप यूज करेंगे। मैं हो सकता है आपको एग्जाम्पल्स ला के दूँ कि ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप फॉलो करें और आप जो है ना अब अपनी जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस करें। इसी तरह आउटपुट वही बात है कि आप वर्कशॉप के अगेंस्ट कोई आउटपुट जनरेट होनी है, हो सकता है कोई डोमेन मॉडल बना रहे हो आप, कोई यूज केस डायग्राम बना रहे हो, कोई कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बना रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट डायग्राम बना रहे हो, कोई बिजनेस मॉडल बना रहे हो, जो भी चीज बना रहे हैं वो क्या बन जाएगी? आपकी रिक्वायरमेंट्स मॉडल होगा वो, और वो एज अ आउटपुट जो है वो जनरेट हो रहा होगा। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज,
जैसे मैंने अभी आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि जो रिकॉर्डर जो चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है, या आप फैसिलिटेटर जिनको जो भी चीज़ें नोट कर रहा होता है, हो सकता है वो एक वर्कशॉप में वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, हमें हो सकता है उसको नेक्स्ट वर्कशॉप में लेके जाना पड़े। तो वो भी आप लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो अब नेक्स्ट वर्कशॉप में हमने पहले जो है ना हमने डिस्कस करनी है। और फॉलो अप एक्शंस, वही बात कि फॉलो अप एक्शंस वही है कि आपने नेक्स्ट टाइम पहले इन बातों के ऊपर फॉलो अप करना है, उसके बाद नेक्स्ट बातों को हमने अगली वर्कशॉप में जो है ना कंसीडर करना। दीज ऑल आर इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द प्रोडक्ट, पी प्रोडक्ट। अब आपको पता है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ के आए हैं कि आइट्रेटिव डेवलपमेंट होती है, ठीक है। जो भी आप सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं वो आइट्रेशंस वाइज जो है ना वो डेवलप हो रहा होता है। आइट्रेशंस मींस साइकिल्स, एक साइकिल में काम हो रहा है, फिर दूसरे साइकिल में काम हो रहा है, फिर तीसरे साइकिल में काम हो रहा है, और अप टू सो ऑन आपकी जो आइट्रेशन बाय आइट्रेशन जो आपका काम है वो इम्प्रूव होता चला जाता है। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपने पढ़ी नहीं होगी, बट नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे। अभी अगर मैं यूज केसेस का जिक्र करूं, ठीक है, और मैं उसकी आइट्रेशन की बात करूं, यूज केसेस का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूं क्योंकि इससे आप फेमिलियर हैं। अब अगर मैंने यूज केसेस का फुली ड्रेस फॉर्मेट, आपने नाम सुना होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अगर मैंने यूज केस की फुली ड्रेस फॉर्मेट की जो है ना मैंने एक वर्कशॉप में प्रोडक्ट जो है वो बिल्ड करनी है, तो उसको आइट्रेशन वाइज मैं कैसे करूंगी। वर्कशॉप्स में भी आइट्रेशंस में काम हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहली आइट्रेशन में मैं आपको क्या कहूं कि ये वाली पूरी केस स्टडी है, इसमें से सिर्फ अभी पहली आइट्रेशन में आप क्या काम करें, जैसे वो हमने बात की थी ना प्रोसेसेस में कि पहले ये करें, फिर दूसरा ये करें, तीसरा चौथा पांचवा जो भी वट, ठीक है। तो मैं पहली आइट्रेशन में आपको क्या कह रही हूँ कि आप लोग सबसे पहले अभी जो है ना अभी इस पूरी केस स्टडी में से क्या आइडेंटिफाई करें, सिर्फ एक्टर्स आइडेंटिफाई करें, और आप जो है ना सिर्फ यूज केसेस के नाम आइडेंटिफाई करें, दैट्स इट। ये पहली आपने ये काम करके दिखा दिया। अब दूसरी आइट्रेशन चलाऊं उसी वर्कशॉप में, मैं आपको कहूं अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना एक्टर्स और उनके यूज केसेस के नाम, बस आप एक काम करें, ये जो अलग अलग एक्टर्स हैं और अलग अलग यूज केसेस के नाम है ना, इनकी एक एक दो दो लाइनों में ना मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख दें कि ये यूज केस जो है ना ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, बस एक दो लाइनों में, दैट्स इट, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसकी दे दें। आपने ये दे दी, आपने कहा मैम कर लिया, चलो जी दूसरी आइट्रेशन भी होगी। अब मैं आपको तीसरा काम दूं, अब आप एक काम करें कि आप इस यूज केस से ना आप जो है ना एक डायग्राम बनाएं, यूज केस डायग्राम बना लिया आपने, ठीक है। अब चौथा मैं आपको कहूं कि अब आप एक काम करें कि जो आपने डायग्राम बना लिया ना, अब हर एक यूज केस का ना फुली ड्रेस फॉर्मेट लिखें। अब आप देखें, मैंने ये जो फुली ड्रेस फॉर्मेट की एक अल्टीमेट एक्टिविटी थी, इसको मैंने 4 आइट्रेशंस में परफॉर्म कराया, 4 साइकिल्स में। अगर मैं आपको इकट्ठा दे देती तो आपको समझ ना आता। तो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम ये होता है कि छोटे छोटे चंक से काम शुरू करें और उसको आइट्रेटिवली एंड इंक्रीमेंटली उसको क्या करें, आप डेवलप करें। ओके, अब आपने प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनवाने हैं, यही बात है कि ये इसका डिसीजन जो है वो प्रोजेक्ट को देखते हुए किया जाता है, स्टेक होल्डर्स को देखते हुए किया जाता है कि आप जो है इस प्रोडक्ट, इस वर्कशॉप से रिलेटेड कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप क्रिएट कराना चाह रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स की कितनी डिटेल होनी चाहिए, ठीक है, उनका कंप्लीटनेस क्राइटेरिया, उनका करेक्टनेस क्राइटेरिया, ये सब जो है वो स्टेक होल्डर्स जो है ना वो तय कर रहे होते हैं। वर्कशॉप के डिसीजन कौन करेगा, जो उससे रिलेटेड मॉडलिंग नोटेशंस हैं वो कौन सी, कोई आपकी प्रेफरेंस है, आप स्टेक होल्डर से पूछेंगे कि उनकी कोई प्रेफरेंस है कि आपने कौन कौन सी, मतलब आप यूएमएल यूज करना चाह रहे हैं या कोई और यूज करना चाह रहे हैं चीज, ठीक है, आप टेम्पलेट कौन से फॉलो करना चाह रहे हैं। ये सब चीजों का जो डिसीजन है ये स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के जो है वो आप तय करते हैं, आप अलग से खुद से डिसीजन नहीं करते, ये सब लोगों को मिला के आप इस चीज का फैसला करते हैं। नाउ here comes places, so here comes places, next हमारा जो P था वो क्या था कि आपने जिस जगह पे वर्कशॉप कंडक्ट करनी है, ठीक है, आपने उस वर्कशॉप की जगह का जो है वो आपने देखना है, किस वक्त करनी है, किस जगह पे करनी है। अब जो जिस जगह पे करनी है वो आपको पता है कि आप काफी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स को आप इनवाइट कर रहे हैं अपनी जगह पे,
तो आपको पता है कि फिर वो मुख्तलिफ लेवल के लोग हो सकते हैं, एग्जेक्टिव लेवल के लोग हो सकते हैं, ऑपरेशनल लेवल के लोग हो सकते हैं। तो फिर आप बाकायदा एक लोकेशन का आइडेंटिफाई करते हैं कि वर्कशॉप रूम आइडेंटिफाई करते हैं, आप कॉन्फ्रेंस रूम बुक रिजर्व करवाते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम की सफाई वगैरह करवाते हैं, उसको प्रॉपर अरेंज करते हैं, वहाँ पे लोगों के मतलब रिफ्रेशमेंट्स का, वहाँ पे उनकी जितने भी फैसिलिटेशन है, उनको कोई नोट्स वगैरह, उनको जो भी वहाँ पे उस वक्त पेपर पेन चीज़ें टेबल्स जो भी एर्गोनॉमिक्स आपको वो रिक्वायर्ड होती हैं, उन सब का आप जो है ना वो आप उन चीज़ों का ख्याल करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, वहाँ पे एक प्रिंटर होना चाहिए, वहाँ पे एक स्कैनर होना चाहिए, वहाँ पे एक टेलीफोन एक्सटेंशन होनी चाहिए, पानी की बॉटल्स होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का आप ख्याल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये वही बात है, कॉन्फ्रेंस रूम है तो आप उसका अप्रूवल कराएंगे, रिजर्वेशन कराएंगे, कोई रिफ्रेशमेंट्स ऑर्डर करेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई लोग पहली दफ़ा आपकी अब यूनिवर्सिटी में अगर वर्कशॉप करा रहे हो, कोई बाहर से आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो कुछ लोग होंगे जो उनको रिसीव करने पे मौजूद होंगे। यहाँ मुझे आपको पता है कि किसी अब जगह आप जाएँ तो छोटे छोटे डायरेक्शन बोर्ड्स लगे होते हैं कि जी वर्कशॉप रूम दिस वे। जैसे आप लोगों को याद है आपकी ओरिएंटेशन हुई थी, तो आप लोगों के लिए जो है ना जिना हॉल के लिए मुख्तलिफ जगह पे इंस्ट्रक्शन वाले बोर्ड लगे हुए थे कि जिना हॉल इस तरफ है, और आप जो है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, तो आप उसको इंस्ट्रक्शन बोर्ड्स लगा सकते हैं कि वर्कशॉप रूम इस तरफ है। और ठीक है, फिर पार्टिसिपेंट्स को आपने इन्फॉर्म करना है अबाउट द लोकेशन। आप वर्कशॉप रूम के अंदर कोई पोस्टर्स लगा सकते हैं, ठीक है, कि आज कौन सी किस्म की वर्कशॉप होने वाली है। तो दैट्स अप टू यू कि ये किस तरह की फॉर्मल एक्टिविटी है, और जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा। वंस अगेन वही बात है, वर्कशॉप रूम को आप सेट कर सकते हैं, आप एजेंडा का पोस्टर लगा सकते हैं, वर्कशॉप के पर्पस का पोस्टर लगा सकते हैं, एक पूरी वॉल के ऊपर आप एक जो है ना वो थंब नेल वाले आप वहाँ पे फैसिलिटेट कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट आया, आपने वहीं पे स्टिकी नोट लगा दिया, ठीक है। आप रूल्स का एक पोस्टर वहाँ पे बना के लगा सकते हैं कि ये वो रूल्स हैं जो कि फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं। टेबल नॉर्मली एक यू शेप या राउंड टेबल प्रेफर किया जाता है इस तरह की ग्रुप एक्टिविटीज के लिए। उसकी क्या वजह है, यू शेप या राउंड टेबल में सब एक दूसरे के सामने होते हैं और सबकी जो पार्टिसिपेशन है वो इक्वली नजर आ रही होती है। और क्लासरूम सेटिंग में आपको पता है कि सबकी पार्टिसिपेशन जो है ना वो सबको सबकी पता नहीं चल रही होती, सिर्फ टीचर ही को पता चल रही होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट वर्कशॉप रूम सेटिंग। वही बात है, आगे आप कोई रिकॉर्डिंग का वर्क एरिया अलग कर सकते हैं, वही कोई प्रिंटर हो सकता है, कोई स्कैनर हो सकता है, कोई वाइट बोर्ड हो सकता है, कलर मार्कर्स रख सकते हैं आप लोग वहाँ पे। जो है वो चेयर्स जो है वो रूम में आप अलग से कहीं से अरेंज करके रख सकते हैं। तो और प्लस ये कि आप वहाँ पे जो है ना वो कोई साइंस लगा सकते हैं कि फ़ोन स्विच ऑफ कर दें, बेल फ़ोन जो है आपका रिंग ना करे, ताकि दूसरे लोग जब आप वर्कशॉप कर रहे हो तो लोग डिस्टर्ब ना हो, लोग फोकस होके जो है वो काम करें। ओके, दैट वाज अ प्लेस। अब आते हैं प्रोसेस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने जो है ना प्रोसेस का तयन करना होता है कि किस वक्त क्या चीज़ किस ऑर्डर में जो है वो परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो वर्कशॉप की एक्टिविटीज़ में एक लॉजिकल फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इस बात का भी आपने तयन करना है, जैसे हमने अपना क्या तयन किया हुआ है कि आपने जो है वो वर्कशॉप जो है वो सारे मिल के करेंगे, या आपने पूरे जैसे 15-16 लोगों की वर्कशॉप हो रही है तो उनको भी आपने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मैं पूरी क्लास की बात करूं तो पूरी क्लास, हालांकि हम कैफेटेरिया मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं था कि माशाल्लाह आपकी 50 की क्लास है तो सारे इकट्ठे हम जो है ना एक मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहे होते। तो मैंने क्या किया, मैंने ये प्रोसेस तय किया कि आप लोगों को छोटी छोटी टीम्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है। ओवरऑल एक ही प्रोडक्ट है मगर आप सारे टीम्स में काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ एंगल से आप लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो मेरे सामने आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ना एक प्रॉपर पैटर्न, एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए वर्कशॉप को कंडक्ट करने का। देन वर्कशॉप जब ओपन करें तो वही बात है कि जैसे मैं भी क्लास शुरू करती हूँ तो मैं फटाफट आके जो है वो मैं धड़ाधड़ जो है ना आपके काम पे आपको नहीं लगा देती। मैं आती हूँ, आपका हाल वाल पूछती हूँ, आपको आज की अच्छी बात हम डिस्कस करते हैं, आपका वीक कैसा गुजरा हम लोग उस पर बातचीत करते हैं। एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो एक ओपनिंग एक्टिविटी होती है। अगर मैं आते ही आपके साथ बोरिंग बोरिंग बातें करनी शुरू कर दूं तो आपका बिल्कुल भी जो है ना वो आप लोग मोटिवेट ही नहीं होंगे। तो इसलिए जब भी वर्कशॉप शुरू करें तो एक अच्छे तरीके से शुरू करें, सब लोग अपना इंट्रोडक्शन कराएं, जो फैसिलिटेटर है वो सबको इंट्रोड्यूस करे, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्कशॉप का पर्पस आप एक्सप्लेन करें,
पिछली वर्कशॉप से रिलेटेड अगर कोई इनपुट इस वर्कशॉप में यूज़ हो रही है तो उसको आप करें, कोई रिव्यू कर दें, टाइम कंस्ट्रेंट्स बता दें लोगों को कि किस टाइम के लिए क्या, किस एक्टिविटी के लिए कितना टाइम आपको जो है वो लगेगा। फिर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें, मतलब कि ब्रेक कब होगी, आपको रिफ्रेशमेंट कब मिलेगी, अगर आपने फ्रेशन अप होना है तो किस जगह पे जाना है। ये वो सब बातें हैं जो आपने वर्कशॉप ओपन करते ही आपने जो है ना वो क्लियर कर देना है, ताकि किसी किस्म की कोई बाद में कंफ्यूजन ना हो और डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट ना हो। हाँ जी, डिजाइनिंग एक्टिविटीज। अब एक्टिविटीज आपने ऐसे डिजाइन करनी है कि जिसका कोई खास, जिसे कहते हैं ना, तुक हो। एन एक्टिविटीज अ प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट सच एज ड्राफ्ट मॉडल्स टेम्पलेट्स एंड एग्जांपल इनटू आउटपुट। ये बात आपको अच्छी तरह पता है, काफी देर से हम यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक्टिविटीज हैं वो क्या होती हैं कि कोई इनपुट होगी और उसके बाद वो किसी चीज में वो ट्रांसफॉर्म होके क्या हो जाएगा, आउटपुट बन जाएगा। तो आपने जो एक्टिविटीज हैं वो इस तरह डिजाइन करनी है कि उस वो डूएबल हो। अब ये ना हो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है ना वो 1 घंटे की वर्कशॉप में आपको मैं कहूँ कि जो 4 घंटों में काम होना है ना वो मैं आपको कहूँ कि 1 घंटे में मुझे करके दिखाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने जो है ना एक्टिविटीज इस तरह डिजाइन करनी है कि जो रियलिस्टिक किस्म की एक्टिविटीज हो, और हर एक एक्टिविटी का एक प्रॉपर टाइम हो, किस वक्त स्टार्ट होनी है, किस वक्त फिनिश होनी है, ठीक है। तो ये सब आपने एक्टिविटीज को डिजाइन करते हुए इन बातों का ख्याल करना है। प्लस ये कि बहुत अच्छी बात है कि हर एक्टिविटी का ना आप प्रॉपर टाइम डिसाइड करें कि ये 5 से 10 मिनट में हो जाएगी। ये जैसे अभी आपने वर्कशॉप की इंटरव्यू की एक्टिविटी में मैंने आपको क्या कहा है कि टाइम आप पहले से एस्टिमेट करें कि इसको कितना टाइम लगेगा, इस इंटरव्यू को कितना टाइम लगेगा, और फिर हर एक क्वेश्चन का एस्टिमेटेड टाइम बताएं कि कितना टाइम जो है ना वो अंदाजन आपको लग सकता है इस क्वेश्चन के लिए। तो आप जो है ना इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, टाइम ड्यूरेशन का। फोकस क्वेश्चंस करें अपनी एक्टिविटी के दौरान, आप इधर उधर की ना मारे, इससे टाइम वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप एक थोड़े टाइम के लिए लोगों को आपने इकट्ठा किया हुआ है, और आपको पता है जब लोग काफी सारे इन्वॉल्व होते हैं तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग जो डिस्कशन कर रहे होते हैं ना वो कहीं की कहीं निकल जाती है। तो बीइंग अ फैसिलिटेटर, बीइंग अ कंट्रोलर, आपने एक जगह पे रखना है कि उसी बात के ऊपर डिस्कशन हो रही हो जिसके लिए आपने लोगों को जो है वो इकट्ठा किया है। आपका जो थ्रेड है वो इधर उधर ना चला जाए। और क्वालिटी का बड़ा ख्याल करना है आपने। जब आप वर्कशॉप क्लोज करने लगे, यानी कि आपका काम कंप्लीट हो गया, तो आप ये देखें कि क्वालिटी का आपने ख्याल रखा हुआ है। क्वालिटी क्या होती है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने चेक लिस्ट अपने सामने रखी हुई है कि हाँ जी ये काम हो गया, हाँ जी ये काम हो गया, हाँ जी ये काम हो गया, ठीक है। अब क्वालिटी का वही बात है कि आप स्टैंडर्ड्स भी आपकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए रखे होते हैं, कि ये जो आपके टेम्पलेट्स हैं या जो आपके IEEE के स्टैंडर्ड्स हैं, ये सब क्वालिटी मेंटेन करने के लिए रखे होते हैं, कि अगर आप उनको नहीं कंसिडर करेंगे तो हर बंदा अपने तरीके से जो है वो काम परफॉर्म कर रहा होगा। तो आपने चेक लिस्ट को जरूर सामने रखना है कि हाँ जी इस वर्कशॉप में ये वाला काम करना था, ये हो गया, हाँ जी हो गया, ये करना था, ये हो गया जी, हो गया। तो जब आप चेकलिस्ट अपने सामने रखेंगे ना, चेकलिस्ट क्या होती है, जैसे आपकी मम्मा ने ग्रोसरी करने जाना हो तो वो एक चेकलिस्ट बनाती है ना कि ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। तो फिर क्या होता है, एंड में आपको कहती है पेन पकड़ो और देखो, चेक करो कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो वो होती है आपकी चेकलिस्ट। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक्टिविटी का एक खास सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी फुली ड्रेस फॉर्मेट की मैंने एग्जांपल दी थी आपको। अभी यहाँ पे हम एक किस्म का समझें कि हम यूज केसेस फाइनल कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या किया है आपने, यूज केसेस जो है ना, आपने एक मतलब कह लें आपको काम मैंने कहा कि आप पहले ये बताएं यूज केसेस क्या होते हैं। आप सब ने ना एक एक लाइन में मुझे जवाब दे दिया, मैडम यूज केस ये होता है। चलो जी, दूसरा स्टेप, आपको मैंने केस स्टडी दी, इसमें से यूज केसेस आइडेंटिफाई करो, सिर्फ उनके नाम लिखो। आपने ना सिर्फ एक पूरी लिस्ट बना दी 15-16 यूज केसेस के सिर्फ नाम। तीसरा मैंने आपको काम क्या कहा कि अब आप एक काम करें, जो मिलते जुलते आपने यूज केसेस है ना उनको इकट्ठा कर दें, और जो रिपीट हो रहे हैं ना उनको आप रिमूव कर दें। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप मैंने आपको क्या बताया, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने जिनको रिमूव किया है वो क्यों किया है, और जिनको आपने इकट्ठा किया उनको क्यों किया है। अब वो क्राइटेरिया मुझे बताएं। आपने वो भी बता दिया मुझे। अब आपने क्या किया, उस क्राइटेरिया को अप्लाई कर दिया, उस लिस्ट को आपने जो है ना कुछ निकाल दिया, कुछ रख लिया, और आपने फाइनल कर दी लिस्ट। अब मैंने आपसे क्या कहा है कि जो अब आपने लिस्ट फाइनल की है ना उसको एक दफा चेक कर ले। ये एक और स्टेप हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने जो डिसीजन रूल्स वगैरह सारा कुछ अप्लाई करके मुझे आखिर में एक लिस्ट सबमिट कर दी कि मैडम ये हमारे यूज केसेस हैं जो फाइनल हो गए। ये वन ऑफ एन अदर एग्जांपल है यूज केसेस की एक्टिविटी से रिलेटेड इन अ वर्कशॉप। इस तरह बहुत सारी हो सकती हैं, डिपेंड करता है किस तरह की एक्टिविटी हो रही है।
फिर वही बात है कि वर्कशॉप की टेम्पलेट होते हैं। अब मैं एग्जांपल वही दूंगी कि जैसे आपको मैंने इंटरव्यू का मैंने एक टेम्पलेट दिया ना आपको, मैंने स्टडी गाइड डिजाइन हुई मैंने आपको दिया, बस आपको मैंने क्या कहा है कि आपने क्वेश्चंस जो है ना आइडेंटिफाई करने हैं। तो इसी तरह से ये एक और मैं टेम्पलेट मिल गया मुझे, मैं वो भी लेके आई हूँ कि वर्कशॉप के आगे लिख दें कौन सी वर्कशॉप हो रही है, उसमें एक्टिविटी कौन सी हो रही है, फिर यहाँ पे टीम मेंबर्स कौन से हैं, आप भी यहाँ पे लिख के इस तरह देते होते हैं ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हाँ जी टास्क कौन होगा, टाइम कितना लगेगा, इनपुट क्या है इसकी, आउटपुट क्या होगी, कंटेंट क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, ये ग्रुप एक्टिविटी है या सब एक्टिविटी है या पूरी ग्रुप एक काम कर रहा है, पूरी क्लास एक काम कर रही है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का टेम्पलेट। तो मैं आपको नॉर्मली टेम्पलेट में आप खुद देती होती हूँ आपको वर्कशॉप का। इसी तरह ये देखें चेकलिस्ट की जो मैं बात कर रही थी कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, कि आपको क्वालिटी का ख्याल रखने के लिए आपको चेकलिस्ट का होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा हो कि यूज केसेस को नेम करने का एक खास रूल है कि आपने उसका नाम जो है ना वो वर्ब से शुरू करना है। ठीक है, यूज केस का नाम जो है वो स्ट्रॉन्ग वर्ब से शुरू हो रहा हो, चेक करेंगे क्या आपने यूज केसेस का नाम वर्ब से शुरू किया है या नहीं किया। ठीक है, क्या उस नाम में मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट शामिल हैं कि नहीं है। ठीक है, आपने ग्लोसरी बनाई है कि नहीं बनाई, इससा अप टू सो ऑन। ये वो रूल्स हैं जो कि आप उस वर्कशॉप में जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उससे रिलेटेड आपने एक पूरी चेकलिस्ट बनाई होती है कि हाँ जी ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि क्वालिटी आपकी सही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको कह रही हूँ कि वर्कशॉप के लिए आपको एजेंडा फाइनल करना होता है कि क्यों करा रहे हैं, किस लिए करा रहे हैं, कब करा रहे हैं, तो उसका भी एक टेम्पलेट है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड ऊपर देखें वर्कशॉप लिखा हुआ है और प्रोजेक्ट नेम लिखा हुआ है, कंपनी। जैसे मैं आपको भी बता रही थी ना लास्ट क्लास में कि ये जो एरो एंगुलर ब्रैकेट्स होती है ना, ये वाली एंगुलर, ये एंगुलर ब्रैकेट्स, इसका मतलब है कि इन एंगुलर ब्रैकेट्स को हटाना है और जो इसके अंदर चीज है वो लिखनी है आपने। तो जैसे कंपनी मैं लिख दूं यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स हटा के रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वर्कशॉप, ये वर्ड इसी तरह लिखा रहेगा, आगे फिर एंगुलर ब्रैकेट्स है, इसका क्या मतलब है, प्रोजेक्ट नेम। इसके अंदर वो प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे जिसके लिए आप ये वर्कशॉप करवाना चाह रहे हैं। लॉजिस्टिक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख देंगे यहाँ पे, हाँ जी किस डेट पे हो रही है, किस टाइम पे हो रही है, कौन सी जगह पे हो रही है, हाँ जी फूड सर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ड्रेस कोड वहाँ पे है कि नहीं है। अक्सर वर्कशॉप के ड्रेस कोड भी होते हैं कि जी आप फॉर्मल सूट में आएंगे या जो मर्जी पहन के आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये वर्कशॉप से रिलेटेड नीचे इन्फॉर्मेशन है कि द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्कशॉप, एड अदर इन्फॉर्मेशन सच ए बैकग्राउंड प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन एज वारंटेड। ठीक है, ये नीचे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है कि प्रोजेक्ट का, वर्कशॉप का प्रोसेस सॉरी पर्पस यहाँ पे आप मेंशन करें 2 से 3 लाइनों का। फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट की टेंजिबल आप क्या आउटपुट प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं वो लिखें, और इसके अलावा कोई टेंजिबल कुछ इनटेंजिबल दैट डिपेंड्स, कोई रूल्स जो आपने फाइनल किए हैं वो इसके लिखें यहाँ पे कि रूल्स कौन से आप फॉलो कर रहे हैं। तो इसी तरह आगे भी देख लें आप, एजेंडा से रिलेटेड एक और टेबल है कि आपके पास हर एक चीज़ का एक एजेंडा मौजूद हो। तो ये मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हो सकते हैं वर्कशॉप के एजेंडा को कह लें कि कंप्लीट करने के लिए। हाँ जी, अब वर्कशॉप जब आपने क्लोज करनी है, ठीक है, वही बात है कि एक फॉर्मल एक्टिविटी है तो इसको क्लोज करने के भी कुछ एसओपीज हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम स्पॉन्सर्स को आप बताएं कि आपने क्या क्रिएट किया है, क्या लर्न किया है, कौन से इश्यूज आए हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आप टाइम बताएं, 45 मिनट्स आपने प्रिपरेशन में और 30 मिनट्स में जो कंडक्ट हुई है। ठीक है, ये सारा कुछ इन्फॉर्म करें। फिर उसके बाद जब आपने इसको कंप्लीट करना है तो अपने रिव्यू कर लें अपने जो डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपने लिए हैं पूरी वर्कशॉप के बाद। फिर अब फॉलो अप आपको जो है अब मजीद कोई वर्कशॉप कराने की ज़रूरत है, कब कराने की ज़रूरत है, क्यों कराने की ज़रूरत है, ये सारा आपने फॉलो अप से रिलेटेड इन्फॉर्म करना है। ठीक है, फिर उसके बाद डीप ब्रीफ कर दें फाइनल वर्कशॉप को, थोड़े से टाइम में 30 मिनट ले लें आखिरी, कि उसमें सारी चीज़ें जो है ना रिवाइज करके बता दें कि ये हमने ये इसलिए कराई थी, इसमें ओवरऑल हमारे पास ये आउटपुट आई है और ये चीज़ें हैं जो अभी तक हम नहीं कर सके, तो हम जो है ना इसको अगली में करेंगे या उनकी ज़रूरत नहीं है करने की। ठीक है, फिर वर्कशॉप ट्रिप कुछ टिप्स हैं। ठीक है, कि आप जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें, वर्कशॉप को एक अच्छा फनी जो है ना इन्वायरमेंट देने की कोशिश करें, लोग राइट बहुत ज़्यादा भी उसको ना करें, इनफॉर्मल के लोग बिल्कुल ही उसको जो है ना इजी लेना शुरू हो जाएं। जैसे अभी मैं आपके साथ हंसी मजाक भी कर रही होती हूँ, हम लोग पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, हम लोग अच्छी बात भी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर्स हमने रखे हैं, मगर हम चीज़ें लर्न भी कर रहे होते हैं। तो जस्ट इसमें खेल कूद ही नहीं हो रहा होता, उसमें हम बहुत प्रोडक्टिव चीज़ें कर भी रहे होते हैं और हम लर्न भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टिप्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट्स वर्कशॉप।